SEER Foundation for the Blind. Welcome to the Special Education Preparatory Class Series, brought to you by SEER Foundation for the Blind. Our passion, special education. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद रखता हूँ आप सब बिल्कुल बाखैर व आफियत होंगे। हम आज की क्लास में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आइए आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। ओवर टू मिस राबिया। जी, आज का हमारा लेक्चर है हायरार्की ऑफ नीड, और इसके बाद हमने स्पेशल एजुकेशन डेवलपमेंट इन पाकिस्तान, इसको पढ़ने से पहले, मज़ीद आगे पढ़ने से पहले, इसको आगे स्टडी करने से पहले, क्योंकि 2006 का जो नेशनल प्लान ऑफ एक्शन है उसमें पॉलिसीज़ पर ही इम्प्लीमेंट किया गया था, तो इसलिए एक्शन प्लान को डिस्कस करने से पहले हम पॉलिसीज़ को और हायरार्की को देख लेते हैं। स्पेशल एजुकेशन की हायरार्की क्या है, ठीक है, मींस के स्ट्रक्चर क्या है स्पेशल एजुकेशन का। इसमें सबसे पहले हम टॉप से जाएंगे, ठीक है, टॉप से बॉटम जाएंगे, ऊपर से नीचे की, तो मींस के सबसे पहले सबसे अपर लेवल पे कौन होता है। नंबर टॉप पे है मिनिस्टर ऑफ स्पेशल एजुकेशन, सबसे पहले ये होता है, ठीक है। तो आजकल जबकि मिनिस्टर ऑफ स्पेशल एजुकेशन नहीं है, उसकी जगह पे क्या होता है, सीएम, स्पेशल असिस्टेंट टू सीएम, ठीक है, फॉर स्पेशल एजुकेशन, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव का काम ही करता है, मिनिस्ट्री की कैटेगरी में ही ये आता है। नंबर 2 पे है सेक्रेटरी ऑफ स्पेशल एजुकेशन, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये ब्यूरोक्रेट होते हैं। एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ स्पेशल एजुकेशन, ये भी सेम होता है, ब्यूरोक्रेट होते हैं, ठीक है, सेक्रेटरी जितने भी हैं ये सारे ब्यूरोक्रेट होते हैं। नंबर 3 पे है डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्पेशल एजुकेशन। इसके बाद है डायरेक्टर जनरल ऑफ स्पेशल एजुकेशन। सेक्रेटरीज के बाद क्या है, डायरेक्टर जनरल ऑफ स्पेशल एजुकेशन, ये इंतज़ामी और माली मामलात को देखते हैं। इसके बाद इसको डीजी स्पेशल एजुकेशन भी कहते हैं। इनके नीचे 4 डायरेक्टर्स काम करते हैं, 4 डायरेक्टर्स काम करते हैं, जिनमें नंबर 1 पे कौन सा है, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, जो डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन है उसे डायरेक्टर एडमन बोलते हैं। नंबर 2 पे सेकंड जो है वो क्या है, हैंड डायरेक्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। थर्ड डायरेक्टर जो है वो क्या होता है, वो मॉनिटरिंग का काम करता है। इसके बाद लास्ट एंड फोर्थ वन है डायरेक्टर एकेडमिक, ये एजुकेशन और करिकुलम वगैरह मॉडिफाई करने में काम करता है, ठीक है। तो इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीओ स्पेशल एजुकेशन को मॉनिटर कर रहा होता है। तो ये इन शॉर्ट से स्ट्रक्चर था स्पेशल एजुकेशन का। सॉरी टू इंटरप्ट यू। अच्छा, इसमें स्टूडेंट्स आप जब भी टेस्ट हो तो कोशिश करना है, बाज़ दफ़ा क्वेश्चन आ भी जाते हैं या टेस्ट या इंटरव्यू के दौरान, तो आपको उस वक्त ये जो हायरार्की है मोस्टली इनके नेम्स पता होना चाहिए कि करंट उस टाइम कौन कौन है इन ओहदों पर, या ख़ास तौर पे सेक्रेटरी और मिनिस्टर के बारे में या डीजी तक के बारे में तो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए बाय नेम, ठीक है। और डायरेक्टर करिकुलम के अलावा डिप्टी डायरेक्टर करिकुलम भी होता है स्पेशल एजुकेशन में। जी मैडम आप कंटिन्यू कीजिए। नेक्स्ट हम पॉलिसीज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास पॉलिसी कौन सी है, 1986 की पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी ऑफ स्पेशल एजुकेशन 1986। इसका नंबर 1 पॉइंट है, इट वाज फर्स्ट स्पेशल एजुकेशन पॉलिसी। इसमें क्या किया गया था, इस चीज़ को अप्रूव किया गया था कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की रिहेबिलिटेशन पे काम किया जाएगा पाकिस्तान में, ठीक है। इसके अलावा बात तय की गई थी कि स्पेशल एजुकेशन में जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनको कैटेगराइज किया जाएगा और करिकुलम को अडेप्ट किया जाएगा, करिकुलम की मॉडिफिकेशन की जाएगी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए, ठीक है। इसके अलावा सर्वे कंडक्ट किए जाएंगे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को असेस करने के लिए, ठीक है। और सर्वे करने के बाद इसमें 5 किस्म की डिसेबिलिटीज़ को कैटेगराइज किया गया था, ठीक है। नंबर 1 पे कौन सी है, पर्सन्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट। नंबर 2 पे है मेंटल डिसेबिलिटी, जिसको आजकल करंटली इसके लिए जो टर्म यूज़ होती है आईडीडी, ठीक है। और हेयरिंग इम्पेयरमेंट नंबर 3 पे है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट। और 4 नंबर पे है फिजिकल डिसेबिलिटी, और 5 नंबर पे है मल्टीपल डिसेबिलिटी, ठीक है। मल्टीपल डिसेबिलिटीज मींस के डिफरेंट किस्म की इसमें मल्टीपल डिसेबिलिटीज आ जाती हैं। 4 बड़ी डिसेबिलिटीज के अलावा 5वीं में मल्टीपल डिसेबिलिटीज पे बात की गई थी। तो इस तरह से 5 जी। तो नेक्स्ट है, यही पॉलिसी रिवाइज की गई थी 1986 में, ठीक है। 1988 में यही पॉलिसी रिवाइज की गई थी
1986 में ये फार्मूलेट हुई थी और 1986 में यही पॉलिसी दोबारा से रिवाइज हुई थी। और इस पॉलिसी में पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ की प्रिवेंशन पे बात की गई थी, आइडेंटिफिकेशन पे बात की गई थी, उनके असेसमेंट पे, उनको डायग्नोज करने पे बात की गई थी। ठीक है, नंबर 2 पे है नेशनल पॉलिसी ऑफ स्पेशल एजुकेशन 1999। इसमें क्या किया था कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए जो पर्सन्स विदाउट डिसेबिलिटीज़ हैं वो अपने एटीट्यूड को चेंज करेंगे। ठीक है, इस पॉलिसी में इस चीज़ पे बात की गई थी। इस चीज़ को जो है वो इंश्योर किया गया था कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए जो अदर पर्सन्स हैं जो विदाउट डिसेबिलिटीज़ हैं वो अपने बिहेवियर को, वो अपने एटीट्यूड को चेंज करेंगे। उनके साथ जो वो रवैया, वो बिहेवियर, वो एटीट्यूड रखेंगे जो वो एक नॉर्मल के साथ रखते हैं, जो एक नॉर्मल पर्सन्स के साथ रखते हैं। इसके अलावा मीडिया के पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की जो सक्सेसेस हैं उनको हाईलाइट करे। ठीक है, उनकी नीड्स को मीन्स का, जैसे अब यूसुफ सलीम है एक ये सक्सेसफुल इंडिविजुअल है। ठीक है, इसके अलावा इनकी फैमिली में काफ़ी सारे लोग हैं, या कोई भी इंडिविजुअल जो सक्सेस्ड है। ठीक है, उसकी जो स्टोरीज है उसको हाईलाइट करे, कम्युनिटी को उसके बारे में बताए, ताकि लोग इस चीज़ से अवेयर हों कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ वो भी अपने अंदर एबिलिटीज़ रखते हैं, वो भी सक्सेसफुल अपनी लाइफ गुजार सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए जो है वो कंसेशन पे बात की गई थी, माली हालात पे माली इमदाद उनको दी जाए, इस चीज़ पे बात की गई थी इस पॉलिसी में। नंबर 4 पे कानूनी तौर पे भी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को जो है वो उनके लिए इकदाम किए जाएँ। अब मेन पॉलिसी है और सबसे बड़ी पॉलिसी है 2002 की नेशनल पॉलिसी ऑफ स्पेशल एजुकेशन 2002, और ये मुशर्रफ गवर्नमेंट में आई थी। ठीक है, 2002 में। इसमें सबसे पहले प्रिवेंशन पे बात की गई थी, मींस के इस पॉलिसी में इस चीज़ को इंश्योर किया गया था कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ इनकी रेशो ज़्यादा क्यों है, एक्चुअल में न्यू बॉर्न बेबी जो हैं वो डिसेबल क्यों हो रहे हैं, इसकी क्या रीज़न है, इसकी कोई ख़ास रीज़न है, अगर रीज़न है तो उसकी रोकथाम के लिए क्या इकदाम करने चाहिए, इस चीज़ पे बात की गई थी। ठीक है, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को, इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज़ को, मींस के न्यू बॉर्न बेबी जो हैं उनको डिसेबिलिटी से कैसे बचाया जाए, अच्छा डिसेबिलिटी की प्रिवेंशन के लिए कैसे काम किया जाए, इस हवाले से मेडिकल प्रोफेशनल्स, पेडियाट्रिशियंस, टीचर्स ये सब मिलकर इकदाम करेंगे। इन लोगों को ट्रेन किया जाए। ठीक है, कि वो फैमिली में, सोसाइटी में, कम्युनिटी में अवेयरनेस क्रिएट करें कि एक्चुअल में डिसेबिलिटी की रीज़न क्या है। ठीक है, अगर डिसेबिलिटी की रेशो बढ़ रही है तो इसकी क्या वजूहात हैं, डिसेबिलिटी की रेशो बढ़ने की एक्चुअल में रीज़न क्या है, अगर न्यू चाइल्ड डिसेबिलिटीज़ पैदा होते हैं तो इसकी क्या क्या वजूहात हैं, इन सब चीज़ों पे बात की गई थी। जो मदर्स हैं उन्हें किन किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए, कैसी डाइट लेनी चाहिए, कैसी ड्रग से बचना चाहिए, बैलेंस्ड फूड लेना चाहिए उन्हें। ठीक है, तो बैलेंस्ड फूड लेना चाहिए, कैसी अद्वयात से बचना चाहिए, नशावर अद्वयात जो हैं उनसे बचना चाहिए मोस्टली। पहली तो बात यह है कि जो नशावर अद्वयात हैं उनसे मुकम्मल तौर पर बचा जा सके। ठीक है, और जो एलोपैथिक ड्रग्स हैं, एलोपैथिक ड्रग्स उनसे भी अवॉइड किया जाए, वो भी केयरफुली ली जाए, मीन्स के हर किस्म की दवाई उठा के नहीं ले लेनी चाहिए, बल्कि डॉक्टर जो रिकमेंड करें बस वही मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए, मेडिसिन यूज़ नहीं करनी चाहिए। जैसे कि ये माइसन वाली ड्रग्स हैं वो इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और माइसन वाली ड्रग्स में कौन कौन सी अद्वयात शामिल हैं, एक तो है स्ट्रेपोमाइसन और दूसरी क्या है, एरिथ्रोमाइसन। ठीक है, एरिथ्रोमाइसन ये विदाउट स्पेस लिखी जाती हैं, स्ट्रेपोमाइसन, और उसके बाद नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो क्या है, एरिथ्रोमाइसन। ये इन अदवायात को यूज़ करने से गुरेज किया जाए। वो मदर जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इस तरह की जो अदवायात हैं वो यूज़ करती हैं, उनके बच्चे हेयरिंग इम्पेयरमेंट के साथ हो सकते हैं। इस तरह से कुछ ऐसी ड्रग्स भी हैं जैसे एथेम्बिटल। ठीक है, वो माँ में या बच्चे में विजुअल इम्पेयरमेंट का बायस बन सकती हैं। या फिर कोई भी क्रेनियल नर्व, 12 क्रेनियल नर्व्स हैं, वो हम मीन्स के आगे लेक्चर में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी नर्व्स होती हैं और इनका फंक्शन क्या क्या होता है। तो इन नर्व 12 की 12 जो नर्व्स होती हैं, इनमें से कोई भी नर्व डैमेज हो जाती है, हमारी सेकंड क्रेनियल नर्व क्या है, वो जो विजन के लिए यूज़ की जाती है, तो वो भी डैमेज हो सकती है, या कोई भी क्रेनियल नर्व डैमेज हो सकती है। यानी वो तमाम वजूहात
कम्युनिटी मेंबर से शेयर की जाएं, और ख़ास तौर पर पेरेंट्स से, जो और पेरेंट्स से शेयर की जाएं। इसके अलावा उन पेरेंट्स से शेयर की जाएं जो प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स हैं। प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स कौन होते हैं? वो जिन्होंने अभी शादी नहीं की होती, वो होते हैं प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स। मीन्स के आने वाले सीन में वो शादी करने वाले हों, वो होते हैं प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स। उनसे शेयर की जाए ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन कि इस तरह की मेडिसिन यूज़ करें, इस तरह की ना यूज़ करें, ठीक है। और उनसे जो है वो कम्युनिकेट किया जाए डॉक्टर्स के साथ, डॉक्टर्स उनके साथ शेयर करें इस चीज़ को, और ताकि डिसेबिलिटी से बचा जा सके। डिसेबिलिटी से अच्छा, डिसेबिलिटी के जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं? इनहेरिटेड फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं। मींस के इन्वायरमेंट ही ऐसा दिया जाए कि जिसकी वजह से डिसेबिलिटी हो जाती है। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बहुत ज़्यादा जो है वो उस साइकोलॉजिकल इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा मारपीट हो रही है, तो इस तरह के इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। इसके अलावा इनहेरिडेटरी फैक्टर्स हैं, ठीक है। जीन्स के जो फैक्टर्स होते हैं, जो वरासती हम अपने पेरेंट्स से डिसेबिलिटी को गेन करते हैं। मीन्स के पेरेंट्स तो डिसेबल ना हो, लेकिन ऐसा होता है कि उनके जीन में ऐसा इशू होता है, तो वो इसको हम इनहेरिटेडरी कहते हैं, ठीक है। ओवरऑल तमाम जो कॉजेज़ हैं, जो तमाम रीजंस हैं, उनको फोकस किया जा सके, उन पे बात की जा सके, और उनको ओवरकम किया जा सके। इसमें पहला फोकस कौन सा था? इसमें पहला फोकस ये था कि प्रोवेंशन फॉर डिसेबिलिटीज के डिसेबिलिटी से कैसे बचा जाए इस पॉलिसी में, ठीक है। और दूसरा क्या था? डिटेक्शन कैसे कि उसको डिटेक्ट करें। अगर डिसेबिलिटी हो गई है तो उसको डिटेक्ट करें कि वो उसकी कॉज क्या है, उसकी रीज़न क्या है। और उसके बाद क्या है? अर्ली ज़्यादा पढ़ गई हूँ। अच्छा, नेक्स्ट पॉलिसी है, सॉरी, उसी पॉलिसी में नंबर 2 पॉइंट है हमारे पास डिटेक्शन, ठीक है। वो हमारा फर्स्ट पॉइंट प्रिवेंशन वाला खत्म हो चुका है, उसमें थोड़ा सा मजीद मैं ऐड कर देती हूँ। मीन्स के अगर डिसेबिलिटी हो गई है, डिसेबिलिटी डायग्नोज हो गई है, उसके बाद डायग्नोज के बाद डिसेबिलिटी उसको हमने उस डिसेबिलिटी को माशरे में कि वो एक जो वो इंडिविजुअल जो डिसेबल है वो अपनी एक लाइफ को इंडिपेंडेंटली कैसे गुजार सके, उस पर भी हमने इकदाम करने हैं, ठीक है। इस पॉलिसी में पहले नंबर पे जो पॉइंट था, इसमें ये सारी बात की गई थी और इस पे इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी कहा गया था, ठीक है। नंबर 2 पे हमारे पास क्या पॉइंट है? नंबर 2 पे है डिटेक्शन। डिटेक्शन में क्या है कि जब ये तो डायग्नोज हो गया कि जी डिसेबिलिटी हो गई है, ठीक है। इसमें क्या करना है कि इसमें डिटेक्ट करने के बाद, डायग्नोज करने के बाद अर्ली इंटरवेंशन, उस पे क्या मीन्स के अर्ली इंटरवेंशन देनी है, ठीक है। एक इंडिविजुअल है वो डिसेबल हो गया, न्यूबॉर्न बेबी डिसेबल हो गया, उसके बाद उसकी डिटेक्शन के लिए डॉक्टर्स ने, पेडियाट्रिशियन ने, और जो भी थे, चाइल्ड डॉक्टर था, या अगर वो विजुअल इम्पेयरमेंट के साथ है तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ने, पूरी टीम ने मिलकर उसे डायग्नोज किया। डायग्नोज करने के बाद रिकमेंड कर दिया जी ही इज़ एंड शी इज़ अ विजुअल इम्पेयरमेंट या फिर कोई भी डिसेबिलिटी के साथ है, ठीक है। उसके बाद वो रिकमेंड करेंगे अब आप कहाँ चले जाएं, अब आप अर्ली इंटरवेंशन टीम के पास चले जाएं। अब वो टीम क्या करेगी? वो फिर उसे वो सर्विसेज प्रोवाइड करेगी अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ डिसेबिलिटी, कि वो इंडिविजुअल जो डिसेबिलिटी वो किसी भी डिसेबिलिटी के साथ है, तो वो उसके अकॉर्डिंग उसको नीड्स बताएंगे कि इसकी ये नीड्स हैं, इसके अकॉर्डिंग इसे आप सर्विसेज प्रोवाइड करें। और सर्विसेज इसके अलावा वो अर्ली इंटरवेंशन जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के पेरेंट्स हैं उनको ट्रेन करेगी, उनको हिदायत देगी, इंस्ट्रक्शन देगी कि अपने बेबी के साथ किस तरह से डील करना है, उसको कौन कौन सी नीड्स प्रोवाइड करनी है, उसको टॉयज किस तरह के लेके देने हैं। अगर वो विजुअल इम्पेयरमेंट है तो उसके साथ आपने कमेंट्री करनी है, ठीक है। उसके लिए खाना बना रहे हैं या कुछ भी उसका फीडर बना रहे हैं तो आप उसको कमेंट्री करके बताते रहेंगे, ताकि वो हर एक चीज़ से, इन्वायरमेंट से अवेयर हो सके। फिर उसके बाद उसको ओरिएंटेशन और मोबिलिटी देनी है, ठीक है। उसके बाद इस तरह से स्टेप बाय स्टेप उसको गाइड करेंगे, उसके पेरेंट्स को। मीन्स के जो चाइल्ड विद डिसेबिलिटीज हैं उनकी अर्ली डिटेक्शन हो, अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो, उनको इन टाइम डिटेक्ट किया जाए बच्चों को, ठीक है। इन टाइम आइडेंटिफाई किया जाए उनको। और इसके बाद नंबर 3 पे पॉइंट है इंटरवेंशन। अब डिटेक्शन तो हो गई, डायग्नोज हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है? अब अर्ली इंटरवेंशन जो टीम है उसके पास भेज दिया। अब वो टीम क्या करेगी? वो टीम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होती है और इसके अलावा वो सोशल लेवल पे, स्कूल्स लेवल पे भी होती है, ठीक है। तो वो टीम आपको सर्विसेज बताएगी, ठीक है। इस टीम में प्रोफेशनल्स होते हैं। अर्ली इंटरवेंशन जो टीम है उसमें प्रोफेशनल्स होते हैं और वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है।
वो आपको प्रोवाइड करेगी मॉडरेट एंड सीवियर डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग। अगर मॉडरेट डिसेबिलिटी है तो उसके अकॉर्डिंग वो आपको बताएगी, गाइड करेगी। अगर सीवियर डिसेबिलिटी है तो वो उसके अकॉर्डिंग बताएगी। डेफिनेटली अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज से वो स्टार्ट करेगी, ठीक है। उसके बाद जो आइडेंटिफाई हो जाएगा उसे ही अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज दी जाएंगी, ठीक है। तो जब अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो गई है, अर्ली इंटरवेंशन हो गई है, तो उसके बाद क्या करना है, इन इंडिविजुअल्स के लिए अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाएंगे, जिसमें मेडिकल प्रोफेशनल्स, पेडियाट्रिशियंस, टीचर्स, साइकोलॉजिस्ट, थेरापिस्ट। और थेरापिस्ट में कौन से होते हैं, फिजियोथेरापिस्ट होते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट होते हैं, स्पीच थेरापिस्ट होते हैं, म्यूजिक थेरेपी करने वाले भी होते हैं। तो ये सब उस टीम में शामिल होते हैं अकॉर्डिंग टू डिसेबिलिटी, ठीक है। अच्छा, इन सब की एक टीम तैयार की जाती है अर्ली इंटरवेंशन में, और वो इनके पेरेंट्स को गाइडेंस प्रोवाइड करती है, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करती है। नंबर 4 पे आ जाता है काउंसलिंग। अब काउंसलिंग क्या होती है, काउंसलिंग सर्विसेज विल बी प्रोवाइडेड, ठीक है। काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। इस पॉलिसी में ये चीज़ भी तय पाई गई थी कि काउंसलिंग की जाएगी पेरेंट्स की और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ की। वो इंडिविजुअल जो कॉन्जेनिटली डिसेबल हैं उनकी भी की जाएगी, और वो जो अक्वायर्ड डिसेबल हैं, जो बाद में डिसेबल हुए हैं, उनकी भी की जाएगी कि वो अपनी लाइफ को अपने लिए कैसे ईजी बना सकते हैं। इसमें साइकोलॉजिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो गाइड करते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं उन इंडिविजुअल्स को जिनके हाँ डिसेबिलिटी होती है, ठीक है। और ये भी काउंसलिंग किस तरह से करते हैं, अकॉर्डिंग टू डिसेबिलिटी। जिस तरह की भी डिसेबिलिटी होगी उसकी नीड के अकॉर्डिंग उनकी काउंसलिंग की जाएगी। ऐसी टीम एलोकेट की जाती है इसके लिए, ऐसी टीम बनाई जाएं, ऐसी टीम एलोकेट की जाएं जो कि इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज़ की और काउंसलिंग करें, उनकी फैमिली की काउंसलिंग करें, उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग करें। यानी अगर फैमिली में कोई इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी है तो उस इंडिविजुअल के पेरेंट्स की काउंसलिंग की जाए, उन्हें ये बताया जाए, रियलाइज़ करवाया जाए कि ये बच्चे भी बेकार नहीं हैं, बल्कि ये माशरे का एक हिस्सा हैं। अगर किसी डेफिशिएंसी के साथ ये बच्चे हैं तो इनमें एबिलिटीज़ भी मौजूद हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। अगर कोई भी डेफिशिएंसी रह गई है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उनकी वो एबिलिटीज़ को देखें जो उनके अंदर अल्लाह ताला ने दी हैं, ठीक है। उन्हें अदर जो एबिलिटीज़ दी हुई हैं उनको देखें और उनके अकॉर्डिंग इनकी परवरिश करें। ये बच्चे भी दूसरे बच्चों जैसे ही हैं, इनमें भी बेशुमार एबिलिटीज़ मौजूद हैं, ठीक है। वैसी फीलिंग्स रखते हैं, वैसी ही ख्यालात रखते हैं। इन बच्चों को एजुकेट करके माशरे के लिए इन बच्चों को एजुकेट करके सोसाइटी का इफ़ेक्टिव मेंबर बना सकते हैं, और ये बच्चे आपके बुढ़ापे का भी सहारा बन सकते हैं, और ये नेशन की डेवलपमेंट में भी अपना अहम रोल, सिग्निफिकेंट रोल अदा कर सकते हैं, एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं। तो पेरेंट्स और फैमिली दोनों की काउंसलिंग की जाए, सिर्फ पेरेंट्स की नहीं बल्कि फैमिली की भी। फैमिली में कजन्स आ जाते हैं, ठीक है, रिलेटिव्स ओवरऑल आ जाते हैं, सबकी काउंसलिंग की जाए कि सब अपना बिहेवियर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के साथ अच्छा रखें, उनकी नीड्स को समझें और उनकी नीड्स को पूरा करें, उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए काम करें। नेक्स्ट है नंबर 5 पे जेनेटिक काउंसलिंग। जेनेटिक काउंसलिंग भी अब की जाएगी, काउंसलिंग भी हो गई, ठीक है, हर तरह से। तो इसमें ये भी बात की गई थी कि उन इंडिविजुअल की जिनके यहाँ डिसेबिलिटी नहीं है उनकी भी जेनेटिक काउंसलिंग की जाए, ठीक है। जिनके यहाँ डिसेबिलिटी है उन्हें ये ना कहा जाए कि जी ये हो गई है बस, ठीक है, अब क्या किया जाए, लेकिन उनको उनकी एक इस तरह से भी काउंसलिंग कर दी कि अब हो गई है तो ठीक है, इसको जो है वो इस तरह से रिहेबिलिटेट कर लें। लेकिन ये भी बताया गया कि आप जो नेक्स्ट बेबी है उसके लिए आपने क्या करना है, आपने जेनेटिक काउंसलिंग करवा लेनी है, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, ऐसा नॉलेज उनके साथ शेयर करना है, फैमिलीज के साथ, उनके पेरेंट्स के साथ ऐसा नॉलेज शेयर करना है जो जेनेटिक हो, ठीक है, जेनेटिकली उनको अवेयर कर सके। ऐसा नॉलेज उन्हें प्रोवाइड करें। उनके इसके अलावा प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स के साथ भी ऐसा ही नॉलेज जो है वो शेयर करें, ऐसी ही इंफॉर्मेशन उन्हें दें ताकि वो अपनी जेनेटिक काउंसलिंग भी कर सकें, ठीक है। नंबर 6 पे है फैमिली गाइडेंस। अब पूरी फैमिली को भी गाइड करना है, फैमिली को पूरी को गाइड करें, उनको ट्रेनिंग दें, उनको गाइडेंस दी जाए, उनकी फैमिली को ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। इस पॉलिसी में इस चीज़ को भी इंश्योर किया गया था। पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ जहाँ पे हैं उनकी फैमिली को, उनकी पेरेंट्स को, उनकी ओवरऑल
अच्छा, बच्चे को भी गाइडेंस और काउंसलिंग दी जाएगी, जो इंडिविजुअल है पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है, उसकी भी। नंबर 7 पे क्या है, एजुकेशन। इसमें ऑल लेवल पे, इस पॉलिसी में इस चीज को इंश्योर किया गया था कि ऑल लेवल पे, ऑल लेवल जो है ना उसको इंक्लूसिव एजुकेशन पे बात की गई थी, ऑल लेवल पे, कि जितने भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं उनको इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। लेकिन ये सारी पॉलिसीज की हद तक बातें हैं, रियल में ऐसा नहीं हो रहा पाकिस्तान में। एक बच्चा है, वो अगर उसको एडमिशन करवाने चले जाए ना, तो आगे से 700 नखरे करते हैं हमारे रेगुलर स्कूल के जो टीचर्स हैं। यहाँ पे एक बच्ची थी, आज खैर छोड़ें, तो नेक्स्ट उसका एडमिशन ही मैंने करवाया था, नहीं करते थे वो। नेक्स्ट हमारे पास पे क्या है, आउटरीच प्रोग्राम। आउटरीच प्रोग्राम क्या होते हैं, चिल्ड्रंस विद डिसेबिलिटीज के लिए आउटरीच प्रोग्राम्स तरतीब दिए जाएं, ठीक है। एससी टीम जो है वो रेडी की जाए, जो फॉर फरलॉन्ग एरियाज में, मींस के जो अनडेवलप्ड एरियाज हैं देहात में, ठीक है, स्लम एरियाज में, वहाँ पर जाएं और वहाँ पे जाके सर्वे करें, ठीक है। और इसमें जो चिल्ड्रंस विद डिसेबिलिटीज हैं उनकी असेसमेंट की जाएगी, उनको डायग्नोज किया जाएगा, उसके बाद उनकी रिहैबिलिटेशन, उनके पेरेंट्स को, उनकी फैमिली को गाइड किया जाएगा। वहाँ वो एरियाज, वहाँ पे जो अनडेवलप्ड एरियाज हैं वहाँ पे जाएंगी कौन सी टीम, आउटरीच प्रोग्राम तरतीब दिए जाएंगे। तो इसकी जो टीम होगी आउटरीच प्रोग्राम के लिए, जो टीम रेडी की होगी वो करी जाएगी। जी सर। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेनिंग। अब टीचर को ट्रेनिंग देनी है, ठीक है। सबसे पहले तो जो स्पेशल एजुकेशन के लोग हैं उन्हें भी तो ट्रेनिंग की जरूरत होती है, ये टीचर ट्रेनिंग है, ठीक है। नंबर कौन सा है, नंबर 9 पॉइंट है ट्रेनिंग, टीचर ट्रेनिंग, ठीक है। सबसे पहले तो जो स्पेशल एजुकेशन के लोग हैं उन्हें भी ट्रेनिंग की जरूरत होती है, ठीक है। लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की गई है इस पॉलिसी में, ठीक है। तो इसलिए इंक्लूसिव एजुकेशन पे अगर हम बात करें तो जो रेगुलर स्कूल्स में टीचर्स हैं उनके बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। उनको बताया जाए कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ या चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ भी उसी तरह के चिल्ड्रन हैं जिस तरह चिल्ड्रन विदाउट डिसेबिलिटी हैं। बस उन्हें पढ़ाने के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होती है, करिकुलम को कस्टमाइज्ड करने की ज़रूरत होती है, इंस्ट्रक्शंस को अडेप्ट करने की, थोड़ा सा अडेप्ट करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें, बातें बता के उन्हें अवेयर किया जाए। इस पॉलिसी में इस चीज़ को इंश्योर किया गया था, ठीक है। थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस, अडेप्टेशन, मॉडिफिकेशन एंड अकोमोडेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। अडेप्टेशन, अकोमोडेशन एंड मॉडिफिकेशन के साथ साथ हम इन बच्चों को क्लास में अकोमोडेट कर सकते हैं, इन्हें पढ़ा सकते हैं और बड़े अच्छे आउटकम इनसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो टीचर्स की ट्रेनिंग हो, वो टीचर्स जो रेगुलर स्कूल्स में होते हैं उनकी ट्रेनिंग हो, उन्हें जो है वो अवेयर किया जाए, जिसमें सबसे पहले एक्सेप्टेंस होती है कि टीचर इन बच्चों को एक्सेप्ट करें, ठीक है। सबसे पहले टीचर एक्सेप्ट करेंगे, रेगुलर स्कूल्स के जो टीचर्स हैं वो एक्सेप्ट करें इन बच्चों को कि ये भी सोसाइटी का हिस्सा हैं, इनका भी पूरा हक है लर्निंग का। यानी इन टीचर्स में एक्सेप्टेंस का माइंडसेट पैदा किया जाए कि इन बच्चों को वेलकम करें, ठीक है। जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनको ये वेलकम करें। यानी ऐसा ना हो कि एक चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी अगर स्कूल में गया है एडमिशन के लिए, रेगुलर स्कूल में जाए तो टीचर क्या कहे, नहीं 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 जी तुम नहीं यहाँ पढ़ सकते, तुम स्पेशल एजुकेशन में जाओ, ठीक है, इस तरह से कहे। तो ऐसा नहीं, पहले उनका माइंडसेट बनाएं, उसके बाद फिर स्पेशल एजुकेशन में जो स्पेशल एजुकेशन से बच्चा है उसको आप जनरल एजुकेशन सेटअप में भेजें, ठीक है। तो पहले सबसे तो ये है कि एक्सेप्टेंस का माइंडसेट इनमें बनाया जाए, इस चीज़ को मेंटली तौर पे टीचर्स को रेडी किया जाए, उनकी काउंसलिंग की जाए, उन्हें बताया जाए कि इन बच्चों को भी टीच करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके बाद इंस्ट्रक्शंस, एडेप्टेशन और मॉडिफिकेशन के लिए इन्हें इंस्ट्रक्शंस दी जाएं। करिकुलम डेवलपमेंट, करिकुलम मॉडिफिकेशन के लिए इन्हें इंस्ट्रक्शंस दी जाएं। अच्छा, इसके बाद इनको इस चीज़ के बारे में भी बताया जाए कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की इंस्ट्रक्शंस ऐसी भी इंस्ट्रक्शंस इनको दी जाएं कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की जो नीड्स हैं वो टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड भी हो सकती हैं। आप टेक्नोलॉजीज से भी इनको जो है वो लर्निंग करा सकते हैं, इनको पढ़ा सकते हैं। और टेक्नोलॉजी से रिगार्डिंग भी टीचर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, ठीक है। नंबर 10 पे पॉइंट कौन सा है, इंटीग्रेशन एंड मेन स्ट्रीमिंग। अब इंटीग्रेशन क्या होती है, इंटीग्रेशन एक पर्सन है वो जनरल एजुकेशन सेटअप में रेगुलर स्कूल में जा रहा है,
तो उसमें क्या करना है, उसकी वो अकॉर्डिंग टू द नीड्स, उसकी नीड्स भी उसे प्रोवाइड करनी है, ठीक है। मेन स्ट्रीमिंग क्या होता है, मेन स्ट्रीमिंग में वो स्पेशल जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है वो रेगुलर स्कूल में तो है, लेकिन वहाँ पे उसको उसकी नीड्स प्रोवाइड नहीं की जाएंगी, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज विल बी इंश्योर्ड, ठीक है। इंटीग्रेशन को पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए यकीनी बनाया जाएगा। इस चीज़ पे बात की गई थी इस पॉलिसी में, 2002 की पॉलिसी में। स्पेशल एजुकेशन एड्स पे बात की गई थी कि स्पेशल एजुकेशन की जो एड्स हैं वो भी इनको इंटीग्रेशन में प्रोवाइड की जाएंगी। एंड इक्विपमेंट, वो इक्विपमेंट भी दी जाएंगी जो इनकी नीड्स के अकॉर्डिंग होती हैं। जैसे एक पर्सन विद डिसेबिलिटी है, वो अगर पीडी के साथ है तो उसको व्हील चेयर प्रोवाइड की जाएगी। अगर पर्सन विद विजुअल इम्पेयर्ड है, ठीक है, तो उसको ब्रेल बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी। लो विजन है तो फिर उसे क्या प्रोवाइड किया जाएगा, उसे मैग्नीफायर, ठीक है, उसको ऐसी असिस्टिव डिवाइसेस भी प्रोवाइड की जाएंगी जो उसकी लर्निंग के लिए सूटेबल हों। अच्छा, इस पॉलिसी को ये पॉलिसी किन लोगों के दरमियान में तय पाई थी, फेडरल, ठीक है, वफाकी गवर्नमेंट के और प्रोविंशियल सूबाई लेवल पे भी, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, इनके दरमियान में ये पॉलिसी तय पाई थी, ठीक है। 11 नंबर पे है वोकेशनल ट्रेनिंग। इसमें क्या किया गया था वोकेशनल ट्रेनिंग में, अच्छा, इसमें इस चीज़ पे नज़र जब डाली गई थी कि जो वोकेशनल ट्रेनिंग है, जो वोकेशनल डिपार्टमेंट है, या वो वेरी लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा लिमिटेड है ही नहीं है। शेल्टर्ड एंड इंटीग्रेटेड वर्कशॉप्स जो हैं वो बिल्कुल नहीं है। तो इस पॉलिसी में इस चीज़ को इंश्योर किया गया था कि शेल्टर्ड एंड वर्कशॉप्स जो हैं वो इस्टेब्लिश की जाएँ। प्रोविंशियल लेवल पे भी उनको कंस्ट्रक्ट किया जाए बिल्डिंग्स को, जहाँ पे जो है वो उन्हें ट्रेनिंग दी जाए वोकेशनल, ठीक है। एक तो प्रोविंशियल लेवल पे उनको रेडी किया जाए, उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी वोकेशनल सेंटर्स को रेडी किया जाए, वोकेशनल सेंटर्स बनाए जाएं, तामीर किए जाएं, और फेडरल लेवल पे भी बनाए जाएं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। और इसमें क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट कितना था, 12 पॉइंट हो चुके हैं। यूज़ ऑफ अच्छा, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन दी जाए। इस पॉलिसी में इस चीज़ को भी इंश्योर किया गया था कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी अवेयर किया जाए लोगों को, ठीक है, कि जैसे कि कंप्यूटर है, कंप्यूटर के हवाले से कंप्यूटर को भी यूज़ करवाया जाएगा पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को एजुकेशन में, ठीक है। एजुकेशन के साथ साथ उन्हें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, उन्हें कंप्यूटर सिखाया जाएगा, उनकी लर्निंग होगी, ठीक है। 13 नंबर पे है असिस्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टिव टेक्नोलॉजी उन्हें प्रोवाइड की जाएगी, जैसे पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग उन्हें असिस्टिव टेक्नोलॉजी असिस्टिव डिवाइसेस प्रोवाइड की जाएंगी। और असिस्टिव जो टेक्नोलॉजी हैं उनको डेवलप भी किया जाएगा, न्यू भी जो है वो हमारे कंट्री में लॉन्च की जाएंगी, बनाई जाएंगी, और फिर उन्हें सर्व भी किया जाएगा, ठीक है। नंबर 14 पे क्या है, एम्प्लॉयमेंट। इस पॉलिसी में 2002 की पॉलिसी में इस चीज़ को यकीनी बनाया गया था कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए पहले 1981 का जो एक्ट था, जो ऑर्डिनेंस था, उसके तहत 1% कोटा था। अब 2002 की पॉलिसी में क्या हुआ, इस चीज़ को बढ़ा के 2% कर दिया गया। एम्प्लॉयमेंट के लिए, जॉब्स के लिए जो कोटा था उसको बढ़ा के 2% कर दिया गया, ठीक है। नंबर 15 पे है शेल्टर्ड स्पोर्ट एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, शेल्टर्ड स्पोर्ट एम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या किया था, इसमें शेल्टर्ड वर्कशॉप कंस्ट्रक्ट की गई थी, स्पोर्ट एम्प्लॉयमेंट यूनिट जो हैं वो इस्टेब्लिश किए गए थे विजुअलाइजिंग मार्केट के तहत। मींस के वो उन्हें ऐसी वर्कशॉप्स बनाई गई थी, बनाने का तय किया गया था इस पॉलिसी में कि ऐसी वर्कशॉप्स बनाई जाएं, ऐसी स्पोर्ट एम्प्लॉयमेंट जिनमें पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को जॉब्स भी दी जाएं, और उन्हें जैसे हमारे शेरावाला गेट और सनराइज है ना, वहाँ पे ऐसी वर्कशॉप्स हैं कंडक्ट की जाती हैं कि जैसे उनको, लेकिन की नहीं जाती हैं, ये सिर्फ बुक्स की हद तक ही है कि उन्हें केन वर्कर की ट्रेनिंग दी जाए और इस तरह से। तो अगर ये देखा जाए कि उन्हें ऐसी स्किल सिखाई जाए जिनका मार्केट में बहुत ज़्यादा मांग हो, ठीक है, उस तरह की स्किल सिखाई जाए। और उसके बाद मार्केट में जैसे चेयर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है, मार्केट में बहुत ज़्यादा होती है, इंस्टीट्यूट में होती है, ठीक है, तो फिर वो डिपार्टमेंट, वो शेल्टर वर्कशॉप जिनको हमने कंस्ट्रक्ट किया है, उसमें उनको जॉब्स दी जाएं। जॉब्स देने के बाद जो है वो मार्केट के लोगों से जो है वो ठेके लिए जाएं, ठेके लेके इन लोगों से काम लिया जाए, और फिर इनकी जो है वो इनका सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट हो सकता है। तो इस चीज़ पे भी बात की गई थी। नंबर 16 है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट,
वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ साथ, शेल्टर्ड वर्कशॉप के साथ साथ, क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ, कैरियर काउंसलिंग के साथ साथ इन्हें इंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ भी दी जाएं। इंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? बिजनेस की स्किल सिखाई जाए, ठीक है। इंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस होता है। इन इंडिविजुअल्स को ट्रेनिंग दी जाए बिजनेस के मुतालिक कि आफ्टर एजुकेशन के बाद जिनका एप्टीट्यूड है बिजनेस वाला, एप्टीट्यूड टेस्ट पढ़े थे ना हमने, अच्छा, जिनका एप्टीट्यूड बिजनेस वाला है वो लर्नर्स विद डिसेबिलिटीज़, इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज़ जो एजुकेशन हासिल कर चुके हैं वो कौन कौन से बिजनेस कर सकते हैं, उन्हें किस किस तरह से वो बिजनेस के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, माइक्रो फाइनेंसी के रूल्स, इन्हें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बनाया जाए, ठीक है। माइक्रो जो फाइनेंसी के रूल्स होते हैं वो सिखाए जाएं, इन्हें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बनाया जाए ताकि ये अपना कोई काम खुद से कर सकें, अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकें ताकि ये सोसाइटी को बेनिफिट दें, सर्विसेज प्रोवाइड करें सोसाइटी को, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करें, खुद भी एक इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारें और अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करें। इंसेंटिव टू एम्प्लॉयर्स, नंबर 17 है इंसेंटिव टू एम्प्लॉयर्स। वो इदारे, ख़ासतौर पर प्राइवेट सेक्टर्स, वो फॉर्म्स, वो इदारे, वो कंपनीज़, वो फैक्ट्रीज़ जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को एम्प्लॉयमेंट देंगे, जॉब्स देंगे, उन्हें फैसिलिटेट करेंगे, उन्हें एडजस्ट करेंगे, उन्हें गवर्नमेंट जो है हमारी वो इंसेंटिव देगी, ठीक है। किस सूरत में देगी इंसेंटिव? कि उन्हें टैक्सेस में रिबेट दी जाएगी, ठीक है, रिलीफ दिया जाएगा टैक्सेस में, उनके छूट दे दी जाएगी टैक्सेस में, और उन्हें बेनिफिट भी दिया जाएगा, वो जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को जॉब्स दे रहे हैं उनको दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से एम्प्लॉयमेंट के लिए, एम्प्लॉयर्स के लिए भी इंसेंटिव की बात की गई थी ताकि एम्प्लॉयर्स मोटिवेट हों, डिपार्टमेंट्स, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर्स मोटिवेट हों और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को जॉब्स दें। आज की क्लास का यहीं पे एंड करते हैं। जो भी आपके क्वेश्चंस हो आप ग्रुप में पूछ लीजिएगा। तो कल नई क्लास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। सीयर फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड नाबीना अफराद की जदोजहद का मरकज़। बेशक इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है। सूरह अन-नजम आयत 39। हम जदीद महारतें सीख कर बाइज़्ज़त कारोबार और रोज़गार हासिल करके कौम की माशी बहाली का हिस्सा बनेंगे। सीयर फाउंडेशन के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट www.blindseer.org blindseer.org। हमसे रब्ता कायम करने के लिए contact@blindseer.org पर मेल कीजिए या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 0370 530 7085 पर वॉइस या टेक्स्ट मैसेज सेंड कीजिए।